चाहे मर जाना, लेकिन पत्नी की ये 3 चीजें जरूर देख लेना, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें होती हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए? दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है वो अपने जीवन में कभी भी दुखी और गरीब नहीं रहता और ना घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी स्त्री में देखनी चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छाई हुई थी। खाने के लिए घर में भोजन नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे, कोई रोजगार भी नहीं था। रोज रोज के इस कलेश से वो पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। मित्रों, एक दिन की बात है, वो आदमी अपने घर से जंगल की तरफ दुखी होकर जा रहा था। जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। एक महात्मा जी कुटिया बनाकर जंगल में रहा करते थे। तब वो आदमी उस साधु जी की कुटिया पर पहुंच जाता है और उनके पास बैठकर जाकर रोने लगता है। दोस्तों, दुखी व्यक्ति को देखकर साधु उस आदमी से पूछते हैं कि बेटे, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? तब वो आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वो भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी तक नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना करो, इसके बावजूद भी वो घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं। मेरे घर में कभी लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। मुझे कोई युक्ति बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तब वो साधु उस आदमी से कहते हैं कि पुत्र, तुम दुखी मत हो। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है, वो पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और न ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बिजनेस में भी तरक्की होती है। तो वो साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ में बांध लेना। दर्शक बंधु, तब वो आदमी उस साधु महाराज की बातें बड़े ध्यान से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए, मैं अपने जीवन से बहुत हताश हूं। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए? तब वो साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनना। साधु जी कहते हैं कि किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का बड़ा व्यापार था। उसके घर में वो सेठ और उसकी पत्नी ही रहते थे। अचरज की बात यह थी कि उन सेठ और सेठानी में आपस में बड़ा प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास बना रहता था और उसके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती रहती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। मित्रों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल पूरे नगर में दी जाती थी कि उन दोनों में देखो कितना प्रेम है और इसी वजह से वो फल फूल रहे हैं। मित्रों, चर्चा होते होते ये बात उस नगर के राजा तक पहुंच जाती है। सेठ और सेठानी की बात उस राजा के पास जब पहुंचती है तो वो राजा भी उनके प्रेम की तारीफ करता है और कहता है, हमारे नगर में एक पुरुष और एक स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उन दोनों में आपस में बड़ा प्रेम है कि जितना मैंने
आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी के अंदर नहीं देखा। दर्शक बंधु, एक दिन की बात है, वो राजा पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा देता है और कहता है कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हो? राजा रानी की बात सुनकर रानी को समझाने लगता है कि देखिए रानी, दीपक जो होता है वो प्रेम की निशानी है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाने का आदेश दे रहा हूं। दर्शक बंधु, और राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिढोरा पीट देते हैं और कहते हैं कि सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दर्शक बंधु, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जलता रहता है, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है और जिनके जीवन में प्रेम रूपी रोशनी होती है उनका जीवन सभी सुखों से संपन्न होता है। सेठ और सेठानी के जीवन में इसीलिए प्रेम और खुशियां थी, क्योंकि वो अपने घर के अंदर सदैव दीपक को जलाकर रखते थे, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहता था। लेकिन जो सेठानी थी उसमें कुछ दोष भी था। वो अपने मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से भी कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बड़ा बुद्धिमान और समझदार था। वो सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी की रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा और कलेश होगा और वो घर की सुख शांति के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए व्यर्थ है। इसलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को नजरअंदाज करता रहता था। वो सेठ इसीलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वो प्रेम और वो व्यवहार यूं ही बना रहे। मित्रों, उसी दिन की बात है, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे। और वो राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा छाया है, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर था जहां दीपक जल रहा था। तब राजा रानी से कहता है कि देखो रानी, सेठ और सेठानी में वास्तव में जैसा सुना था उतना ही प्रेम है। सभी के घरों के दिए बुझ चुके हैं, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दिया अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत प्रेम है। तब रानी अपने राजा से कहती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी बहुत समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा कहता है कि नहीं महारानी, मुझे लगता है कि सेठानी नहीं बल्कि सेठ ज्यादा समझदार है, इसीलिए उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मित्रों, रानी कहती है कि सेठानी बहुत समझदार है और राजा कहता है कि सेठ बहुत समझदार है। सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी आपस में बहस करने लगे। तब राजा कहता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों सेठ और सेठानी की परीक्षा लेकर देख लेते हैं। जो परीक्षा में पास होगा वही समझदार माना जाएगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो जाते हैं और उन दोनों की परीक्षा के लिए वे कोई युक्ति सोचते हैं। कुछ देर के बाद में राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वो अपनी दासी से बोलता है कि तुम्हें एक काम करना होगा। हमारे नगर का जो सेठ है, जिसके प्रेम की नगर में लोग मिसाल दिया करते हैं, उस सेठ के पास तुम्हें जाना होगा और जो प्रश्न मैं तुमसे कह रहा हूं वही तुम्हें उसको बोलना है।
तब वो दासी कहती है, हाँ महाराज, मैं उस सेठ के पास चली जाऊंगी। दासी राजा की बात मानकर सेठ के पास जाती है। दर्शक बंधु, उस समय सेठ की पत्नी बाजार गई हुई थी कुछ सामान लेने के लिए। सेठ घर पर मौजूद था। तब वो दासी जाकर सेठ से कहती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूं और विशेषकर राजा साहब ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। राजा का नाम सुनते ही सेठ चौंक जाता है। सेठ कहता है, हे बहन, शीघ्र बताइए महाराज का क्या आदेश है, मैं उनकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वो दासी सेठ से कहती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी बस आपके पास इतनी काम के लिए आई हूं, वो काम तुम्हें करना होगा। तब सेठ कहता है कि ठीक है, आप मुझे बताइए तो सही, क्या काम है, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। मित्रों, वो दासी सेठ से कहती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझसे यह कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें खूब सारे हीरे जवाहरात देंगे, तुम्हें माला माल कर देंगे, तुम्हें राजमहल में किसी अच्छे पद पर नौकरी दे देंगे। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? मित्रों, दासी की बात सुनकर सेठ कहता है, बहन मुझे क्षमा करना, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं किसी भी हालत में अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वो दासी लौटकर राजा के पास चली जाती है और राजा को सारी बात बताती है कि सेठ ने अपनी स्त्री को छोड़ने से इनकार कर दिया। मित्रों, उधर रानी कह रही थी कि सेठानी बहुत समझदार है, इसीलिए उनके घर में झगड़ा नहीं होता है। सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से कहती है कि तुमने सेठ की तो परीक्षा लेकर देख लिया, अब मैं सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूं। तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में अधिक समझदार कौन है। तो वो राजा रानी से कहता है, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा लेकर देख लो। दर्शक बंधु, तब रानी अपने राजमहल से एक नौकर को बुलाती है और उस सेठ के और उस सेठानी के पास में उस नौकर को भेजती है। रानी कहती है, हे नौकर, तुम्हें जाकर मैं जो बता रही हूं वो बात सेठानी से कहनी होगी। तब राजा का नौकर कहता है, ठीक है महारानी, मैं सेठानी के पास जाता हूं। मित्रों, इधर सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर पर सेठानी बिल्कुल अकेली थी। नौकर मौका देखकर उस सेठानी के घर में घुस जाता है और सेठानी से कहता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं और मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दर्शक बंधु, तब वो सेठानी कहती है, ठीक है, आप बताइए क्या बात है, किस लिए तुम्हें रानी ने भेजा है। तब वो नौकर सेठानी से कहता है कि रानी साहिबा ने मुझे बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वो तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, और अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगी। दर्शक बंधु, ये सुनकर सेठानी कुछ देर सोच विचार करती है। उसके मन में लोभ आ जाता है। वो सोचती है कि अगर मैं आधे राज्य की मालिक हो जाऊंगी तो सेठ से अच्छे पुरुष भी मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि जहां धन होता है वहां सब लोग अपने आप चले आते हैं, सब लोग इज्जत करते हैं। दर्शक बंधु, सेठानी अपने पति को मारने के लिए तैयार हो जाती है। सेठानी कहती है उस नौकर से कि भाई साहब, आप रानी साहिबा से कहना कि मैं अपने पति को मार दूंगी, उसके बाद में मुझे अपने राज्य की आधी मालिकिन बना दे। दर्शक बंधु, तब नौकर कहता है, सेठानी जी, आप अपने पति को मार दोगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। तब सेठानी राजा के नौकर से कहती है कि सुनो, मेरे घर में हर समय एक दीपक जलता रहता है, मेरी छत के ऊपर तुम्हें वो दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकर बोला, हां मुझे दिख रहा है। तब सेठानी कहती है
कि आज रात में जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो पति को मारने के बाद मैं ये दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। मित्रों, अब वो नौकर सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी को पूरी बात बताता है कि सेठानी अपने पति को मारने के लिए राजी हो गई है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वो राजा अपने सारे नौकर चाकरों के साथ अपने कुछ सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष सेठ की जान चली जाए। तुम एक काम करो, तुम सब जाकर उस सेठ के घर के इर्द गिर्द खड़े होकर देखते रहना कि सेठ और सेठानी के घर में क्या होता है। अगर सेठानी अपने पति को मारना चाहती हो तब तुम उसे रोक लेना और तुम उस सेठ को सारी बात बता देना। दर्शक बंधु, इधर नौकर चाकर राजा के कुछ सैनिक सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को आज रात में मार ही देगी। जब दिया बुझ जाएगा हमें उससे पहले ही सेठानी के घर में जाकर सेठ को बचाना होगा। मित्रों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा पड़ा था। तब राजा और रानी के नौकर चाकर उस सेठानी से कहते हैं कि हे सेठानी, आपके पति सेठ तो मरे पड़े हैं, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में मारने के लिए बोला गया था। तब वो सेठानी उस दास और दासी से कहती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था और रात में मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया था। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। मित्रों, ये सुनकर राजा के सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर लौट जाते हैं। ये सुनकर राजा के सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से दौड़े दौड़े राजा के पास जाते हैं और राजा को पूरी बात बताते हैं कि सेठानी ने अपने पति को दिन में ही मार दिया था, हम उसे नहीं बचा पाए। मित्रों, ये सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है। वो अपने सैनिकों को फिर से भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर ले आओ। तब राजा के सैनिक सेठानी को बंदी बनाकर राजा के दरबार में लाते हैं। मित्रों, राजा साहब इधर सेठानी को जेल में डलवा देता है और वो राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। मित्रों, वो साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है जो दुखी होकर के साधु के पास आया था। तब साधु उस आदमी से कहता है कि हे भाई, अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखते रहना चाहिए, वरना वो मुसीबत में पड़ सकता है। वो आदमी साधु से कहता है, महाराज, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। तब साधु उस आदमी को समझाते हैं कि देखिए, हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वो कहां पर आ जा रही है, उसका स्वभाव कितना लोभी लालची है, वो धन को कितना महत्व देती है या आपको कितना महत्व देती है। इस चीज की परीक्षा पहले से करते रहना चाहिए। जो लोग इस चीज की परीक्षा पहले से नहीं करते हैं वही लोग स्त्री के हाथ से धोखा पाते हैं। दोस्तों, जो पुरुष अपनी स्त्री की इन चीजों को देखता है कि पत्नी कहां पर जा रही है, कहां से आ रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती। उसके ना होने पर उसकी स्त्री दूसरों के घरों में अधिक आना जाना तो नहीं कर रही है। कई बार कुछ स्त्रियां दूसरों के घरों में अधिक समय तक बैठती उठती हैं। और याद रखना, जिन स्त्रियों ने दूसरों के घरों में आना जाना, उठना बैठना शुरू कर दिया है, तो समझ लेना उसका आपके प्रति व्यवहार बदल सकता है। इस बात पर हमें विशेष नजर रखनी है और वो अपनी पत्नी के ऊपर
तभी नियंत्रण कर पाता है जब वो अपनी पत्नी को हर समय देखता रहता है। दूसरी बात है कि पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की बोलचाल पर भी नजर रखे कि उसकी बोलचाल कैसी है, क्योंकि बोलचाल से पता लग जाता है कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है, करती भी है या नहीं। अगर उसकी वाणी में कठोरता है, कटु शब्दों का प्रयोग करती है, पति के मधुर व्यवहार करने पर भी अपनी वाणी से रूखे शब्दों को निकालती है, तो समझ लेना वो आपसे प्रेम नहीं करती। कई बार हद से अधिक मीठी वाणी का प्रयोग करती है, जो कभी सीधे मुंह बात न करे और वो अचानक से कभी शहद भरी बातें करने लगे, तो समझ लेना कि उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो आपके सामने सिर्फ दिखावा करना चाहती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हैं, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन चीजों को देखते रहना चाहिए। तीसरी चीज है, वो साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की भावनाओं को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ स्त्रियां अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करती। इच्छा होते हुए भी वे अपनी इच्छाओं को मारती रहती है, चाह कर भी वे अपने पति से कह नहीं पाती है। अगर पति उनकी भावनाओं को समझता है तो निश्चित रूप से उस घर में सुख और शांति रहती है, और जहां सुख और शांति होती है वहां धन की वृद्धि होती है। कई बार स्त्रियां छोटी मोटी बीमारियां किसी को नहीं बताती, और जब वो छोटी मोटी बीमारियों को नहीं बताती हैं तो भाई छोटी से छोटी बीमारी भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। उस समय बहुत बड़ी धन हानि तो होती ही है, कई बार प्राणों की भी हानि हो जाती है। मित्रों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती हैं, पति की बातों को नहीं मानती हैं, उनके घर में इस तरह की मुसीबत आ ही जाती है। कहते हैं पुरुष को स्त्रियों के प्रति थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप उन्हें नहीं देखोगे तो वे अपने चरित्र का हनन कर लेंगे। और भी बहुत सी बातें होती हैं जो पुरुष के होने पर ही स्त्री की रक्षा होती है। जो स्त्री पुरुष के संरक्षण में रहती है वो कभी पतित नहीं होती, उसके चरित्र पर कभी लांछन नहीं लगता, उसे कभी शारीरिक विकार नहीं होती। अब संरक्षण भले ही उसके पति का हो, उसके बेटे का हो, उसके पिता का हो, उसके भाई का हो, लेकिन एक पुरुष का संरक्षण जरूर होना चाहिए। स्त्री को पूरे जीवन एक पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए। इसी में नारी की इज्जत है। मित्रों, ये तीन बातें वो साधु उस आदमी को समझाता है, और फिर वो आदमी उन तीन चीजों को गांठ में बांधकर अपने साथ घर ले जाता है। साधु को प्रणाम करके वो अपने घर की ओर चला जाता है। दर्शक बंधु, आप भी अपनी स्त्री की इन तीन बातों पर जरूर गौर करना। निश्चित रूप से आपके घर में धन भी आएगा और किसी भी तरह का कोई कलेश नहीं होगा, और आपकी स्त्री कभी आपको धोखा भी नहीं दे पाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।